क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है? देखिए, एक नंबर जो ऑप्शन है यहां पर दे रखा है रसिक प्रिया, लिख देता हूं रसिक प्रिया। दूसरा ऑप्शन है सुधा प्रबंध। तीसरा ऑप्शन है नृत्य रतन कोश। और चौथा ऑप्शन है कला निधि। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। देखिएगा, कुंभा द्वारा जितने भी रचित ग्रंथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपके संगीत राज। और ये जो संगीत राज है ये कितने भाग में है? तो याद रखिएगा 5 भागों में है ये। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो है नृत्य रतन कोश, एक है आपके गीत रतन कोश, एक है आपके सामने रस रतन कोश, एक है आपके सामने वाद्य रतन कोश, और एक है आपके सामने पाठ्य रतन कोश। ये भाग इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि देखिए, अब इनमें से यहाँ पर एक ऑप्शन में है कि नृत्य रतन कोश, तो सिंपल सी बात है ये कुंभा द्वारा ही तो रचित है। तो याद रखना है संगीत राज, याद रखना है संगीत मीमांसा, याद रखना है सूर्या सुधा प्रबंध, इसके अलावा याद रखना है चंडी शतक, इसके अलावा इनकी रचना है रसिक प्रिया। और याद रखिएगा ये जो रसिक प्रिया है ये गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। और गीत गोविंद जो है इसके लेखक हैं, याद रखिएगा जयदेव। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर कुंभा द्वारा लिखी गई टीका क्या है? याद रखिएगा रसिक प्रिया। इसके अलावा कुंभा द्वारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। और ये जो एकलिंग महात्म्य है इसका पहला भाग कुंभा ने लिखा था, जिसे इतिहास में कहा जाता है राज वर्णन। आप कमेंट करके बताना कि कुंभा द्वारा जिस ग्रंथ की शुरुआत की गई थी एकलिंग महात्म्य की, इसको पूर्ण किसने किया था? इसको पूर्ण किसने किया था? तो अब आपके सामने देख लीजिएगा, रसिक प्रिया कुंभा की रचना है, सुधा प्रबंध कुंभा की रचना है, नृत्य रतन कोश कुंभा की रचना है। जो कुंभा की रचना नहीं है वो है कालानिध। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये कालानिध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये है आपके गोविंद की रचना। याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको जमनादास, छोटेलाल, बख्शाराम और जो नंदलाल है चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? जमनादास, छोटेलाल, बख्शाराम और नंदलाल किस शैली के चित्रकार हैं? अलवर है, बीकानेर है, मारवाड़ है या झालावाड़? तो आप कहेंगे सर ये है आपके अलवर शैली के, याद रखिएगा किस शैली के है? अलवर शैली के। अलवर शैली की इंपॉर्टेंस याद रखिएगा सबसे ज्यादा, इसकी जो विशेषता है जहां से आपको क्वेश्चन बना सकता है, याद रखना है। एक तो आपको पूछा जाए बसेलो चित्रण किस शैली में होते हैं? बसेलो चित्रण का मतलब होता है चित्र बनाने के बाद में उसके चारों ओर बॉर्डर करना, क्या है? बेसलो चित्र, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको पूछा जाए, हाँ, योगासन का जो चित्रण है वो किस शैली में है? या फिर आपको पूछा जाए गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र, और या फिर आपको पूछा जाए काम सूत्र पर आधारित चित्र। काम सूत्र पर आधारित जो चित्र है वो किस शैली के अंदर है? याद रखना है आपको अलवर शैली के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं आर एस प्री 2015, इसके अंदर क्वेश्चन
जिस प्रकार वर्तमान के अंदर पूछे जाते हैं ना, वैसे पूछे गए थे। देखिए, निम्नलिखित में से, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है आपको, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कभी वरिक वंश ने शासन किया था। ऑप्शन है बदनूर, ओशिया, बयाना और अलवर। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा, बयाना। ये जो बयाना है इसका जो प्राचीन नाम है, याद रखिएगा प्राचीन नाम है श्रीपंत, और ये बयाना कहां पर है, भरतपुर, याद रखिएगा। और यह जो बयाना है, याद रखिएगा, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। और इसके अलावा गुप्तकालीन सिक्कों का यहाँ पर ढेर मिला है। और इसके अलावा खास बात तो आप जानते ही हैं कि बयाना के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना है जिसका नाम है भीमलाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, जहां पर बना है वो स्थान है आपके कौन सा, याद रखिएगा बयाना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है गोगा नवमी कहा जाता है किसको। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, या भाद्रपद। बताइए। आप कहेंगे सर गोगा नवमी है, सिंपल सी बात है, कब आती है, तो ये आती है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन त्योहार आता है किसका, याद रखिएगा गोगा नवमी का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। लीजिए, पूछा जा रहा है तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कब। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कब। देखिएगा, अब तेजाजी से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल जो पूछने का तरीका है वो क्या है उसको समझिएगा। जैसे देखिएगा आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे, जैसे यहां पर जन्मस्थली, कर्मस्थली, ससुराल और प्रमुख मेला या प्रसिद्ध मेला। अब जन्मस्थली कहां पर है, तो आप कहेंगे सर खरनाल, याद रखिएगा। और खरनाल कहां पर है, तो आप सब जानते हैं नागौर, याद रखिएगा। इनकी कर्मस्थली कहां पर है, तो याद रखिएगा बांसी दुगारी। कौन सी है, याद रखिएगा बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पर है, याद रखिएगा बूंदी। बांसी दुगारी बूंदी, यहां पर क्या है इनकी कर्मस्थली। इनका ससुराल कहां पर है, तो याद रखिएगा पनेर। और पनेर कहां पर है, याद रखिएगा अजमेर। इनका जो प्रसिद्ध मेला है, याद रखिएगा वो कहां भरता है, तो परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर। यहां पर हमसे यही पूछा गया है कि तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कहां पर, याद रखिएगा परबतसर नागौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी। प्यारे राम, साधु सीताराम दास, नेनू राम, या फिर केसरी सिंह। तो आप सब जानते हैं कि कोटा में वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो 1910 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कब हुई, 1910 में। और स्थापना करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा केसरी सिंह बारट। कौन थे, केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट के दो क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत प्रसिद्ध है।
एक तो आपके सामने ये दे रखा है, वीर भारत समाज की स्थापना 1910 कोटा में किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह बारट द्वारा। और एक याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट ने रचना की है किसकी? याद रखिएगा, चेतावनीराज चुंगटिया। और चेतावनीराज चुंगटिया जो रचना है केसरी सिंह बारट की, याद रखिएगा, ये किसको रोकने के लिए है? तो मेवाड़ के महाराणा हैं जिनका नाम क्या है? फतेह सिंह। ये फतेह सिंह 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में क्या कहा गया है? याद रखिएगा, चेतावनीराज चुंगटिया। ये भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक कमेंट करके बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन। केसरी सिंह बारट को किस जेल में कैद किया गया था? ये आप बताइएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जाता है, छत्रपाल, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, छत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ये क्या है? छत्रपाल ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, या एक संत के रूप में? तो जब आप राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ते हैं तब ये नाम पढ़ते हैं कि ग्राम क्षेत्र के जो देवता हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, छत्रपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या कह रहा है? एक संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ना तो यहाँ पर कोई संप्रदाय के संस्थापक पूछे गए हैं, ना कोई प्रमुख पीठ पूछी गई है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। जैसी नियति होगी वैसी ही बरकत होगी। ऑप्शन है आपके आजीविक, चारवाक, बौद्ध, या फिर जैन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आजीविक संप्रदाय। आप कमेंट करके बताना कि इसके संस्थापक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने नाम तो सुना ही होगा, फिर भी आप बताना एक बार। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के 13। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले, यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? लीजिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक नजर भेजने वाले, यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो याद रखिएगा, राजा शाहू, जो कि शिवाजी के पोते। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो मक्का उत्पादन के लिए आप सब जानते हैं कि कौन सी मिट्टी चाहिए? तो आप कहेंगे लाल लोमी मिट्टी। और ये जो लाल लोमी मिट्टी है, ये राजस्थान के कौन से भाग में है? तो आप कहेंगे दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में। अब यहां से आप ऑप्शन निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर और करौली तो दक्षिण में है नहीं, गंगानगर और हनुमानगढ़ दक्षिण में है नहीं, कोटा और बारां है दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन बचा एक बी। तो ऐसे भी आंसर निकलता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त और प्रमुख जिले यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पर मक्का की दो किस्में आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो है माही धवल, और एक आपको याद रखनी है माही कंचन। एक है माही धवल, एक है माही कंचन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अगला देखिए, अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन करंट से संबंधित है। क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का पहला
स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला मसाला पार्क। पार्क से संबंधित क्वेश्चन आते ही है, लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क, तो याद रखिएगा दूसरा मसाला पार्क विकसित कोटा और पहला जोधपुर के अंदर। दूसरा कहाँ पर विकसित है? कोटा के अंदर। और पहला कहाँ पर है आपके? याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया? मतलब राज्य का चौथा बाघ टाइगर प्रोजेक्ट, तो वो आप कहेंगे सर वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। याद रखिएगा जो आपके कहाँ पर है? मेनली बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर इसका क्या है? विस्तार। याद रखिएगा। ठीक है। 19 पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? अब वैसे डेट तो दो है, 18 और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून सन है 1576। जानते हैं अकबर और प्रताप के मध्य विजय महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी कहाँ है? याद रखिएगा राजसमंद। कमेंट करके बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 1576। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला, लीजिए। पूछा जा रहा है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? यह आपके राजस्थान का मैप रहा। क्या पूछ रहा है? वर्टिसोल्स। देखिएगा यहां दक्षिण के अंदर है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स। यहां पूर्वी के अंदर है एल्पिसोल्स। यहाँ दक्षिण के अंदर आप जानते हैं पूरे मरुस्थल में दो प्रकार की मिट्टी है, एक एंटी है और एक एरिडी है। ठीक है, एंटीसोल, एरिडीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्पिसोल्स, और यहाँ पर है आपके वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो मिट्टी है उसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण है। तो ये वर्टिसोल्स जो है वो कपाशी मिट्टी या फिर काली मिट्टी बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये तो आपके हाड़ौती प्रदेश में है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। झालावाड़, कोटा और याद रखिएगा बूंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए तो आप कहेंगे सर राजस्थानी भाषा दिवस है आपके 21 फरवरी को। कब है? 21 फरवरी को। 30 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस। ठीक है, 30 मार्च याद रखिएगा राजस्थान दिवस, 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। पूछा जा रहा है, घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। देखिए वैसे घोसुंडी एक बावड़ी भी है, जानते हैं आप, श्रृंगार देवी ने जिसका निर्माण करवाया था। और ये जहां पर है वो है चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा घोसुंडी चित्तौड़गढ़ का ही एक गांव है, जहां पर कौन सा शिलालेख? याद रखिएगा घोसुंडी शिलालेख स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 24। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? देखिए, झालरा पाटन जो कि झालावाड़ के अंदर है, वहां पर जो सूर्य मंदिर है वो निर्मित किया गया है किसके द्वारा? अरुणराज द्वारा, नाग भट्ट सेकंड द्वारा, बप्पा रावल द्वारा या पृथ्वीराज सेकंड द्वारा? तो याद रखिएगा नाग भट्ट सेकंड द्वारा।
झालरापाटन झालावाड़ के अंदर जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित है? याद रखिएगा, नागभट्ट सेकंड। और ये जो नागभट्ट सेकंड है ये भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार है और इन्होंने ही कन्नौज में प्रतिहारों की शाखा की स्थापना की थी। नागभट्ट सेकंड जानते हैं ना आप? हाँ, जिन्हें तुरुस्को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछ रहा है भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। भड़ला जो सोलर पार्क है ये कहाँ अवस्थित है? सब जानते हैं, क्योंकि राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ये आपके कौन सा है? याद रखिएगा, भड़ला सोलर पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और राज्य का दूसरा जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर? वो भी पूछा जा सकता है कि नोक सोलर पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। 26 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में पूछ रहा है। ये एसटी की जनसंख्या वाला जिला, एसटी की जनसंख्या वाला जिला है, याद रखिएगा, उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और एससी की यदि पूछ लेता तो फिर हो जाता जयपुर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कामायचा आप कमेंट करके बताइए कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो ये आपको पता ही है क्या, वाद्य यंत्र। लेकिन ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्योंकि आप जानते हैं वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो तत्वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं। एक है सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर स्वर आते हैं। तो ये दो तो स्वर वाले हैं। दो है आवाज वाले। एक तो है घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं, जैसे घंटा है। एक है आपके अवनद वाद्य यंत्र, ये चमड़े से मंडे होते हैं और इन दोनों पर आघात करने पर आवाज आती है। इन दोनों से मधुर आवाज आती है और इन दोनों से स्वर आते हैं। अवनद जो कि चमड़े से मंडे होते हैं, ढोल। ठीक है, कमेंट करके बताइए कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलिए आगे देखिए, ये लीजिए, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब ये रावण हत्ता तो चलो, रावण हत्ता तो बता ही देते हैं, तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और रावण हत्ता का जो प्रयोग है वो भोपों द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। किनके द्वारा किया जाता है? भोपों द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, जैसे सारंगी है। अब सारंगी का जो उपयोग है वो कौन करते हैं? तो आप कहेंगे सर लंगा, लंगा जाति करती है। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। देखिएगा, एक तो जोशी परिवार फड़ से संबंधित, सोनी परिवार, एक उस्ता परिवार, एक मैथ्रेन परिवार। 4 परिवार है। मैथ्रेन परिवार मैथ्रेन कला से संबंधित है, लेकिन याद रखना ये जैन धर्म की है। उस्ता परिवार उस्ता कला से संबंधित है। ये मैथ्रेन और उस्ता दोनों ही जो कला है वो आपके बीकानेर की है। किसकी है? याद रखिएगा, बीकानेर की। सोनी जो परिवार है ये थेवा कला से संबंधित है। थेवा कला कहाँ की है? याद रखिएगा, प्रतापगढ़ की। फड़ कहाँ की है? तो याद रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा की। ठीक है, तो फड़ के चित्रण है ये श्रीलाल जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह सेकंड ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया? देखिए, सवाई जयसिंह ने 5 वेदशालाएं बनाई थी। कितनी? 5 वेदशालाएं। कहां कहां पर? तो देखिए, एक तो दिल्ली, जयपुर, ठीक है, मथुरा,
आपके उज्जैन और एक है आपके बनारस या फिर वाराणसी। यहां पर याद रखना है आगरा में नहीं बनी है, वेरी वेरी। आगरा में ताजमहल है, आगरा में नहीं बनी है, ठीक है। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस यानी कि वाराणसी, इन 5 शहरों के अंदर निर्माण करवाया था आपके किसका, याद रखिएगा, वेधशालाओं का, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि किस नरसार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। राजस्थान का जो जलियांवाला बाग है वो है मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कहां पर हुआ था, याद रखिएगा, बांसवाड़ा। कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1913। 1500 भील शहीद हुए थे। वर्तमान के अंदर चर्चा में है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ये, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर था 32, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 33, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33 और पूछा जा रहा है शीतकालीन वर्षा मावट। देखिए, एक तो पूछा जाता है मावट क्या है, आप कहेंगे शीतकालीन वर्षा। दूसरा आपका क्वेश्चन है मावट कहां से आती है, मैं कहूंगा भूमध्य सागर से। पूछूंगा कौन लाता है, आप कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहायक है। अगला, ये किसके लिए लाभदायक है, तो आप कहेंगे रबी की फसलों के लिए, जिसके अंदर प्रमुख रूप से गेहूं के लिए। अच्छा, मावट का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है शीतकालीन वर्षा, जिसे मावट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो कहां से आती है, भूमध्य सागर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34, मतलब स्वतंत्रता सेनानी से क्वेश्चन आया है। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा आप कहां पढ़ते हैं, आप कहेंगे सर इनको हम पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल में। तो ये कहां के निवासी, जैसलमेर। अच्छा, सागरमल गोपा की खास बात है, इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और एक है जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का गुंडाराज, याद रखिएगा। इनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। उस समय वो जो जेलर था उसका नाम था गुमान सिंह। ये बात है 3 अप्रैल 1946 की, याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, सागरमल गोपा की जो हत्या हुई थी उसके लिए एक समिति बैठी थी, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक समिति। और इसने कहा था कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर इस बात की आलोचना की थी कि इतने बड़े क्रांतिकारी की हत्या को आत्महत्या कहना ये एक निंदनीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, बिजोलिया है भीलवाड़ा में। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य स्थित जो पठार है उसे कहा जाता है ऊपरमाल का पठार, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ऊपरमाल। उड़िया का जो पठार है ये तो है आपके शिरोई में, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। मैसा का पठार है आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और ये जो भोराट का पठार है ना, ये आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य,
भोराट का पठार, ठीक है। और भोमट का पठार जो कि गुजरात के साथ सटा हुआ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही 4 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, पोतीखाना संग्रहालय स्थित है। पोतीखाना, एक तो आता है सरस्वती भंडार, ये भी एक संग्रहालय है। सरस्वती भंडार तो है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर में, ठीक है। और एक आता है आपके जैन भद्र सूरी भंडार संग्रहालय। जैन भद्र जो सूरी भंडार संग्रहालय है यह है जैसलमेर में, याद रखिएगा, ठीक है। और सरस्वती भंडार उदयपुर में, पोतीखाना है जयपुर में। पोतीखाना कहां पर है, याद रखिएगा, जयपुर में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता। अब बातारी जो फुलवारी है इसके लेखक है विजयदान देथा, विजयदान देथा। अब यहां पर एक चीज मुझे बताइए, जैसे देखिए आपको पता है ना, एक रचना है कूले माला, कूले माला रचना है उद्योतन सूरी की, जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। बताइए बातारी फुलवारी में कितने खंड हैं? और कूले माला किसकी रचना है? तो उद्योतन सूरी की, वस्त्रराज के समय लिखी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थला करती, उत्खात भूमि स्थला करती कहाँ है? ये चंबल क्षेत्र की भूमि है, ये चंबल बेसिन की भूमि है, बीहड़ क्षेत्र है ये। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। अब जाजम तो मतलब आपके बिछाने वाली, और जाजम के मतलब प्रसिद्ध है आपके, हाँ याद रखिएगा कि अगर कोई मेहमान घर आए जिनके जाजम बिछाओ, ठीक है। और आजम की छपाई के प्रसिद्ध है घाघरे। तो आप जानते हैं आजम और जाजम ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का एक गांव है, याद रखिएगा, आकोला, इसकी प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। कौन सी है? याद रखिएगा दाबू प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो आप जानते हैं वैसे रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन रामसनेही संप्रदाय की टोटल पीठ कितनी है? 4। कहां कहां पर देखिए, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, रेण मेड़ता नागौर, सिंहथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर। तो ये 4 है रामसनेही संप्रदाय की पीठ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने हो गए हैं? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपके सामने कि दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? अक्सर आप पढ़ते हैं कि राज्य में सर्वप्रथम दुर्ग या किले के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल तो आप सब जानते हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे दक्षिण पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है, कालीबंगा। ये जो कालीबंगा स्थल है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है ये? कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन यहां देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि दुर्ग के जो पूरा अवशेष मिले हैं वो किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल से मिले हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, वो है बालाथल। ये जो बालाथल स्थल है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और ये जो बालाथल है ये आहड़ सभ्यता का क्या है? केंद्र। और ये जो आपके सामने आहड़ सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है?
तो ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। पूछा जा रहा है प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो जुते हुए खेत के अवशेष हैं, कई तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है कई बार कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिले। और वो भी कैसे, दोहरे जुते हुए, मतलब एक साथ दो फसल बोने की कला। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, ये हमें किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पार्ग हड़प्पा कालीन युगीन संस्कृति। याद रखिएगा, ठीक है, पार्ग हड़प्पा युगीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी में ये जो तारागढ़ किला है, ये बनाया गया है बरसिंह हाड़ा द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस तारागढ़ किले के बारे में टोड का एक कथन भी है, याद रखिएगा। टोड ने कहा था कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ महल यदि किसी किले में बने हुए हैं तो ये वही है बूंदी का तारागढ़। इसी किले के निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है। किपलिंग ने कहा है कि इस किले का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया है। ये भी याद रखना है। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है ये महलों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर चित्रशाला नामक महल भी बना हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला फैक्ट, क्वेश्चन नंबर है 67। युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित पोलिये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है। युआन च्वांग द्वारा, याद रखिएगा, कौन सा स्थान, पोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है, तो याद रखिएगा बेराट। बेराट स्थल जो कि आपके जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे है। याद रखिएगा एक इसी प्रकार से स्थान और भी है, पिल्लो मोली। और पिल्लो मोली स्थान जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा भीनमाल जालोर। ठीक है, वो कौन सा है, भीनमाल जालोर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 68। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है, कौन सा विभाग है या कौन से निदेशालय के तहत है, तो याद रखिएगा यह है आपके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के तहत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में डंडीकर शेल कला पूरा स्थल स्थित है। डंडीकर शेल कला, शेल का मतलब होता है पत्थर पर कला, और डंडीकर जो स्थल है ये किस जिले के अंदर है, तो याद रखिएगा अलवर के अंदर। जैसे आपको पता हो तो राजस्थान में सर्वप्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से मिले, तो याद रखिएगा गरदड़ा, यानी कि चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी के चित्रण वो मिले हैं गरदड़ा। स्थान है बूंदी में, याद रखिएगा छाजा नदी के किनारे। ठीक है, आप बताइए एक स्थान है नमाणा गांव, ये कहां पर है, ये कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है नहीं, अलवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिएगा, राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से मानने वाले कौन कौन हैं? तो कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुर्क और स्मिथ, ये तीनों ही मानते हैं कि राजपूत जो है वो विदेशी जाति से उत्पन्न है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं, राजस्थान इतिहास के जनक हैं, इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। और ये जो राजस्थान नाम है ये 1829 के अंदर इनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, मुंशी समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं कि वो जो मुंशी हैं, मुंशी समर्थदास, और इनका जो समाचार पत्र है राजस्थान समाचार, इसका जो प्रकाशन है वो कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1889 के अंदर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ऑप्शन 1885, 1898, 1910 और 1914। ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर डिलीट किया गया था क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बाकी कब निकाला गया तो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 72। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? भरतपुर के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रेरित किया? देखिए, शेखावटी में जो किसान आंदोलन हुआ है वो जिस जाति से संबंधित है वो तो है जाट जाति। इसीलिए आपने भरतपुर के एक व्यक्ति का नाम सुना है जिसका नाम है ठाकुर देसराज। ठाकुर देसराज ने, आपको पता हो तो 1931 के अंदर क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया था। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया जिसका अधिवेशन सीकर के अंदर रखा गया था 1933 में पलथाना में। तो ठाकुर देसराज वे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। इनकी पत्नी का नाम भी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम है उत्तमा देवी। नाम आपने सुना होगा कि सीकर के अंदर एक स्थान है कटरातल। 25 अप्रैल 1934 के अंदर कटरातल सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में। वहां पर वक्ता के रूप में कार्य किया था किसने? उत्तमा देवी ने। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठाकुर देसराज। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला आपके सामने है, पूछा जा रहा है जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य, रण छोड़ भट तेलंग, आप सब जानते हैं कि इन्होंने तो राज प्रशस्ति लिखी थी। जगत सिंह नहीं, पंडित जीवाधर नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, रघुनाथ। कौन है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, रघुनाथ। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 74। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 74। 74 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा, पूछा जा रहा है एक ही आंदोलन, आप सब जानते हैं 1921 के अंदर ये एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से? तो झाड़ोल ठिकाने के मात्रकुंडिया से। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी आपको पता है, मोतीलाल तेजावत। ये वही आंदोलन है जिसके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ की पुकार। कौन सा? 21 सूत्री मांग पत्र, मेवाड़ पुकार। पूछा जा रहा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगारी से मुक्त करवाना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर है 75। 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? किस शासक ने भाग नहीं लिया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खेतड़ी के शासक अजीत सिंह तो गए थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह भी गए थे, याद रखिएगा। उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह है ये नहीं गए थे। ये जब जाने वाले थे तब आपको पता होगा, हमारे एक क्रांतिकारी और एक कवि भी, जिनका नाम है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में कहा गया था चेतावनीरा चुंगटिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ये नहीं गए थे। बहुत अच्छा और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर बार ये पूछा जाता है किसको रोका गया था, इस बार पूछा कौन नहीं गया था। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, चूरू में सर्वे हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की गई थी? ये आप जब बीकानेर प्रजामंडल पढ़ते हैं ना तब पढ़ते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल के तहत सर्वप्रथम जन जागृति लाने का जो कार्य किया था वो सर्वे हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था, क्योंकि इसी के माध्यम से चूरू के अंदर कबीर पाठशाला और याद रखिएगा पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1907 के अंदर स्वामी गोपाल दास, ठीक है, स्वामी गोपाल दास द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 77। भारतीय संघ में अधिमिलिन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? याद रखिएगा, तो प्रथम शासक जो थे वो बीकानेर के, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। भारत में विलेय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन थे तो याद रखिएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है। गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। आप कहेंगे सर गोविंद गुरु का जो जन्म है वो 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में हुआ था, बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में। तो यहां पर जो दिख रहा है फिलहाल तो 2 नंबर है, बाकी और देखते हैं। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी और निशान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने भिल्लों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, ये भी सही है। 2 जो फैक्ट है वो गलत है। इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में हुआ था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 79। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है रुकनुद्दीन, साहेदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चारों ही नाम आपको मुस्लिम नाम लग रहे हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसके अंदर सर्वाधिक जो चित्रकार हैं वो मुस्लिम हैं, और वो कौन सी है? याद रखिएगा, बीकानेर शैली। अच्छा, बीकानेर शैली की अपनी और विशेषता है। बीकानेर शैली वे शैली है जिसके चित्रकार पेंटिंग बनाने के बाद में स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे। जैसे कोई पेंटिंग बने यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखा करते थे पेंटर घनश्याम, ठीक है, और अपने पिता का और मोबाइल नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। अभी लिखते हैं ना ऐसे, हम देखते हैं घरों में अक्सर ऐसे मोबाइल नंबर लिख रखे होते हैं। पहले क्या करते थे, स्वयं का, अपने पिता का और तिथि अंकित किया करते थे, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 80। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहां पर है? अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला और त्रिकुटाकृति यानी कि त्रिकुटी पहाड़ी पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो है जैसलमेर सोनार किला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 81। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कछावा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आप सब जानते हैं कि कछावा जो राजवंश है इसकी टोटल 4 राजधानियां थी। कौन कौन सी देखो। सबसे पहले बनी थी दोसा, दोसा के बाद में बनी थी झमुआ रामगढ़, झमुआ रामगढ़ के बाद में बनी थी आमेर, और आमेर के बाद में बनी थी, याद रखिएगा, जयपुर। वेरी वेरी। दोसा और झमुआ रामगढ़ 1137 में बनी थी, आमेर 1207 में बनी थी, जयपुर बनी थी 1727 में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कछावा वंश की सर्वाधिक समय तक रहने वाली राजधानी कौन सी है? आमेर। कितने वर्षों तक रही? तो ये आप आइडिया निकाल ही सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? देखिएगा, सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़ है, सबसे नवीन पूछे तो झालावाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी पूछे तो फिर याद रखिएगा मारवाड़ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी पूछे तो वो शाहपुरा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा का गठन किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 के अंदर, तो याद रखिएगा, मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और 1883 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा की। किसकी हुई थी? परोपकारिणी सभा की। ठीक है, अगला देखिए। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? बताइए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? देखिएगा, पाबू जी की जो पत्नी है वो सती हुई थी, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, देवल चारने की गायें बचाने गए थे। तेजा जी की पत्नी है वो भी सती हुई थी, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। गोगा जी की जो पत्नी है वो भी सती हुई थी। तो फिर बचे कौन ऑप्शन में? ए, हड़बू जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 85। क्या कह रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कई बार तो यह पूछा जाता है कि कुंभ स्वामी मंदिर किस किले में है? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस किले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पूछा जा रहा है कि किस देवता को समर्पित है। देखिएगा, ये निर्माण किसने करवाया था? सिंपल सी बात है, कुंभा ने। कुंभा के आराध्य देव कौन है? आप कहेंगे सर कुंभा के जो आराध्य देव हैं वो है भगवान विष्णु। तो कुंभा ने जो भी बनाया है वो किसे समर्पित किया है? भगवान विष्णु को, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो विजय स्तंभ भी क्यों ना हो, वो भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पूछा जा रहा है आपके सामने कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने बागोर, ऑप्शन है आहड़, ऑप्शन है बालाथल, और ऑप्शन है इसवाल। देखिए, ताम्रवती नगरी की आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ताम्रवती नगरी जिसे हम कहते हैं वो है आपके आहड़ स्थल। ये जो आहड़ स्थल है, याद रखिएगा, ये उदयपुर जिले के अंदर है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, आयड़ नदी के किनारे। इसकी जो खोज है वो याद रखिएगा किसके द्वारा की गई है? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। जबकि उत्खनन का जो कार्य है वो याद रखिएगा HD सांखलिया द्वारा किया गया है। HD सांखलिया द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में आहड़ सभ्यता से जो सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, और पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जो बनास संस्कृति की
सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा आहड़। ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो ताम्रवती नगरी याद रखिएगा आहड़। और आहड़ के बारे में दो चार बातें और भी याद रखिएगा कि यहां से हमें काले वे लाल मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। मर्दभांड का तात्पर्य होता है मिट्टी के बर्तन, और उससे ये आइडिया लगता है कि आहड़ जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आज भी किस क्षेत्र में करते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है। इसके अलावा याद रखिएगा पुरुष प्रधान रही है, यानी कि पितृसत्तात्मक है। और याद रखिएगा शुंग परिवार की भी परंपरा यहाँ पर रही है। ठीक है, तो आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर, ये चारों ही सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये तो मैथ का है, इसको तो छोड़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देखिए आजकल जो क्वेश्चन है वो इसी सेगमेंट में पूछे जाते हैं, या तो मेवाड़, मारवाड़, आमेर, चौहान जो भी है, किसी वंश का जो प्रसिद्ध राजा रहा है उसके बाद में अगला शासक कौन बना, ऐसा क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसा कि आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट या महाराणा अमर सिंह सेकंड। देखिए करण सिंह की आप बात करेंगे तो ये तो महाराणा प्रताप के पोते हैं। ठीक है, यानी कि अमर सिंह फर्स्ट के बाद में कौन बना है, तो करण सिंह। अमर सिंह फर्स्ट किसके बाद में बने, तो महाराणा प्रताप। अब आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप कहेंगे सर महाराणा राज सिंह है, या फिर महाराणा कौन सा है, अमर सिंह सेकंड। यहां पर पूछा गया आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2, महाराणा राज सिंह। और महाराणा राज सिंह जो है, याद रखिएगा इनका जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1652 से लेकर 1680। याद रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह, ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन है। किन किन के, एक तो याद रखिएगा शाहजहां, और एक याद रखिएगा औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि शाहजहां द्वारा राज सिंह को 5000 की मनसबदारी दी गई, जबकि औरंगजेब द्वारा याद रखिएगा इनको 6000 की क्या दी गई थी, मनसबदारी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और महाराणा जो राज सिंह है, याद रखिएगा इन्हें एक उपाधि भी है जिसे आप पढ़ते हैं विजय कटकातु। कौन सी उपाधि है, विजय कटकातु। और इसके अलावा याद रखिएगा इसे कहा जाता है हाइड्रोलिक रूलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये महाराणा राज सिंह वही है, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य एक विवाद हुआ था, आपको पता हो तो, किशनगढ़ की राजकुमारी है जिसका नाम है चारुमती। ये भी आप सुनते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सर्वाधिक बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चर्चा में। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है, GN मिश्रा, दशरथ शर्मा, KS गुप्ता या GH ओझा। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा से एक तो ये क्वेश्चन है पुस्तक से कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही कालीबंगा जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को कौन सी राजधानी बताया है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। लीजिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पहले किक्का के नाम से कौन जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जिनके बचपन का नाम किक्का है वो है, याद रखिएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, एक तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 9 मई 1540, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है, याद रखिएगा 1597 में। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कितनी आयु में हुई थी, याद रखिएगा 57 वर्ष की आयु में। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एक याद रखिएगा
1572 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ था, राजा बने थे। तो पूछा जा सकता है कि कितनी आयु में ये राजा बने। याद रखिएगा 32 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार तो आपके महादेव बावड़ी गोगुंदा में और दूसरी विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में। जब दूसरी बार विधिवत रूप से हुआ था कुंभलगढ़ में, तो याद रखिएगा उस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी मौजूद थे। ठीक है, एक याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपनी राजधानी बदली थी 1585 में और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। अभी आपको पता हो एग्जाम के अंदर यही पूछा गया था कि चावंड जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक रही थी। तो याद रखिएगा 1585 से लेकर 1597 तक ये जो चावंड राजधानी है ये महाराणा प्रताप की रही, क्योंकि 85 में राजधानी बनी और 97 में महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु। तो आप देखेंगे 85 से लेकर 97 यानी कि 12 वर्षों तक चावंड जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप की रही। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कितनी आयु में मृत्यु हुई। और याद रखिएगा किक्का के नाम से आप जिन्हें जानते हैं वो है आपके महाराणा प्रताप, जिन्हें कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। अच्छा, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और भी बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो महाराणा प्रताप हैं इनके गुरु का नाम क्या है। तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप के गुरु का नाम है राघवेंद्र। क्या नाम है, राघवेंद्र। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट महाराणा प्रताप के पंडित जी कौन है, तो याद रखिएगा चक्रपाणी मिश्र। कौन है, चक्रपाणी मिश्र। बस आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो चक्रपाणी मिश्र है इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं, क्योंकि स्कूल वाक्यता जैसे एग्जामों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये आप स्वयं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं, यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो याद रखिएगा इनके अभियानों का क्रम, काफी बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में जो अभियान है उनका सही क्रम क्या है। तो याद रखिएगा सबसे पहले रणथंबोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा रणथंबोर 1301। फिर है आपके चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है आपके चित्तौड़गढ़, और ये जो चित्तौड़गढ़ अभियान है याद रखिएगा 1303। उसके बाद में है आपके याद रखिएगा सिवाना, सिवाना है आपके 1308। ये 3, ये 1308। और फिर है आपके जालोर, जालोर कब है तो याद रखिएगा 1311। ये क्रम पूछा जा सकता है अभियानों का। और इनमें से याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर किया था, याद रखिएगा खिजराबाद। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है। तो आप याद रखिएगा धाइबी पीर दरगाह का अभिलेख, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो इस अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है। और याद रखिएगा ये जो नाम खिजराबाद किया है ये इन्होंने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, शिवाना जो है याद रखिएगा इसका नाम बदलकर इन्होंने खेराबाद किया था, और जालोर जीतकर इन्होंने नाम जलालाबाद किया था। तो इनके अभियानों का क्रम और इनके द्वारा जो नाम बदले गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा अलाउद्दीन जो खिलजी हैं ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, और इनका टाइमिंग जो रहा है वो याद रखिएगा 1296 से लेकर 1316 तक रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा जिनके बचपन का नाम है अली गुरशाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है सिकंदर सानी, याद रखिएगा द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी के यदि प्रशासन की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा एक तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी कि एक देश एक दाम, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा घोड़े दागने की परंपरा, और सैनिकों के हुलिया रखने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरुआत की थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा
इन्होंने उत्तर भारत पर अभियान करने के लिए उल्लुक खां और नुसरत खां को भेजा था, जबकि दक्षिण भारत में अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रशासनिक से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने 3 नंबर जलालाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये तो आपके रीजनिंग वगैरह आ गई। है कि वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिसा, अर्जुन लाल शेट्टी, माणिक्यलाल वर्मा या केसरी सिंह बारट। देखिए बाल मुकुंद बिसा की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। बाल मुकुंद जो बिसा है, याद रखिएगा इनकी जो मृत्यु है वो जयपुर जेल के अंदर भूख हड़ताल से हुई थी 1942 में, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, राजस्थान का जतिन दास। वैसे बाल मुकुंद जो बिसा है उनका जो जन्म है वो 1908 के अंदर, याद रखिएगा, पीलवा गांव में हुआ था। ठीक है, अर्जुन लाल शेट्टी आप सब जानते ही हैं कि अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में अर्जुन लाल शेट्टी ने एक कथन कहा था, कहते हैं कि जब इनको चोमू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, चोमू ठिकाने का जिलाधीश नियुक्त किया गया था माधो सिंह द्वारा, माधो सिंह कौन सा, सेकंड, तब इन्होंने कहा था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। माणिक्यलाल वर्मा, याद रखिएगा, जिन्हें आप मेवाड़ का गांधी कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, जिनकी पुस्तक भी है, याद रखिएगा, मेवाड़ की वर्तमान अवस्था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पूछा गया वीर भारत सभा की स्थापना, याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट, लेकिन पूछा जाए कब की गई थी तो 1910 में, और कहां पर की गई थी, याद रखिएगा, कोटा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वीर भारत सभा 1910 कोटा, केसरी सिंह बारट। और केसरी सिंह बारट आप सब जानते हैं ये वही है जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है वो आपके लॉर्ड कर्जन के दरबार में जा रहे थे 1903 में, उनको रोकने के लिए 13 सोरटे लिखे थे, जिन्हें इतिहास में क्या कहा गया है, चेतावनी चुंगटिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हमने और आपसे पूछा जा रहा है कि सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है, यानी सूची ए के अंदर कुछ लोक नाट्य दे रखे हैं आपके, नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तूरा, कलंगी, और इनके सामने इनके क्षेत्रों के नाम। देखिए नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो है आपके पूर्वी राजस्थान की। नौटंकी कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के कौन से जिले ऑप्शन में हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन में है भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, यानी कि नौटंकी को मिलान कर दीजिएगा भरतपुर व धौलपुर से। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान की, और पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से, एक तो जैसलमेर और एक है बीकानेर। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बीकानेर है, मिलान कर दीजिएगा बीकानेर से। तमाशा कहाँ का है, तो तमाशा राजधानी का है, यानी कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और तूरा जो कलंगी है ये चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अब चित्तौड़ ऑप्शन में होता तो चित्तौड़ से मिलान करते, यहाँ मेवाड़ है तो मेवाड़ से मिलान कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, सामने 3 नंबर। देखिए पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे जैसलमेर। कितना है, याद रखिएगा 17। उसके बाद में है आपके बीकानेर, बीकानेर के कितने हैं, तो याद रखिएगा 78। उसके बाद में वो है आपके बाड़मेर, और बाड़मेर का है 92। यानी कि हमारे राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। देखिए सीताबाड़ी जो मेला है वो आपके शहरिया जनजाति का तो कुंभ है, क्या है, शहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, और सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहां भरता है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा में, स्थान याद रखना है। और केलवाड़ा कहां पर है, बारां में, क्योंकि शहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखना है बारां। बारां की 2 ही तो क्षेत्र है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 5 नंबर, क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, राजस्थान के संत पिंपा जी के गुरु कौन है। देखिए एक बार तो ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से वे दो संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं। तो याद रखिएगा, रामानंद जी हमारे राजस्थान के दो संत के गुरु हैं, एक तो संत पिंपा जी और एक है संत धन्ना जी जाट, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के गुरु कौन है, रामानंद जी। तो क्वेश्चन घुमाकर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह दो राजस्थान के संत जिनके गुरु रामानंद जी हैं, तो संत पिंपा जी और याद रखिएगा धन्ना जी। ठीक है, अगला देखिए। अगला अगला आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जमई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं। अब यहां पर देखिए, पाली जालोर है, पाली बाड़मेर है, सिरोही जालोर है, सिरोही पाली है। सी को काट दें तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि जमई बांध पाली में बना है, लेकिन पाली के साथ में कौन सा जिला है बताइए। पाली बाड़मेर, पाली सिरोही, पाली जालोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पाली जालोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत कंफ्यूज का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, ये लीजिए 7। क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति जो योजना है वो किससे संबंधित है। देखिए मुख्यमंत्री जो अनुप्रीति योजना है ये संबंधित है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनको इसके तहत निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। और देखिए पहले ये आंकड़ा 15,000 विद्यार्थियों का था, लेकिन आपको पता हो तो इस बार जो बजट है वो 2023 और 24 के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 30,000 का आंकड़ा कर दिया है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाँ अगला है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। इंग्लिश में आप इसे पढ़ते हैं वार म्यूजियम। तो वार म्यूजियम जहां स्थापित है वो जिला है जैसलमेर। लेकिन याद रखिएगा, आपको पूछा जाए वोक थ्रू वार म्यूजियम, वोक थ्रू वार जो म्यूजियम है ये डब्लू आकार का है और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। लेकिन केवल वार म्यूजियम पूछे तो है आपके जैसलमेर में। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, लीजिए पूछा जा रहा है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार व निर्वासित होने वाली राजस्थान की जो पहली महिला है वो कौन थी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है श्रीमती अंजना देवी चौधरी, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है, राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है। देखिए तारा भांत की ओढ़नी या जवार भांत की ओढ़नी, ऐसे भी आ सकता है। तो जवार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, केसर भांत की ओढ़नी, ये सब की सब जो ओढ़नी है वो कौन सी महिलाएं हैं, याद रखिएगा आदिवासी महिलाएं। जाट महिलाओं द्वारा याद रखिएगा सर्वाधिक पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे पीला पोमचा बच्चे के जन्म पर ओढ़ा जाता है, लेकिन कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक, तो जाट जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ ग्रंथ है एक तरफ लेखक है सुमेलित नहीं है। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभ, एकलिंग महात्म्य, वैसे पूरा नाम तो ये है, सही है कोई दिक्कत नहीं। प्रबंध चिंतामणि ये आपके मेरुतुंग है, कोई दिक्कत नहीं। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, लेकिन प्रबंध जो कोश है वो हरिसेन का नहीं है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये पूरा तो नाम है एकलिंग महात्म्य। देखिए एकलिंग जो महात्म्य है इसको शुरू किया था कुंभा ने, इसको पूर्ण किया था कानाव्यास ने। ऐसा कभी सिंगल पूछा जाए पूर्ण करने वाले कौन थे, कानाव्यास। जैसे पृथ्वीराज रासो है, उसको लिखा चंद बरदाई ने है लेकिन पूर्ण
चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने किया है, उसी प्रकार ये है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है सबरीमाला अयप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये है आपके कहां पर, तो केरल के अंदर। कहां पर है, केरल में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए प्रत्येक बिंदु से क्वेश्चन है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन है, चाहे आप कल्चर के अंदर कोई भी टॉपिक देख लीजिए, सब टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ क्षेत्र है, पूछ रहा है नहीं है। देखिएगा आप सब जानते हैं, बम जो है वो भरतपुर का है, ढोल है वो कहाँ का है, जालोर का, गिद्दड़ है वो है शेखावटी का, लेकिन घेर जो है वो मेवात का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 15 नंबर। क्या कह रहा है वो देखिए, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 15। लीजिए बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक तरफ आपके कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ जाति दे रखी है, कौन सा वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले है सारंगी। सारंगी जो है वो है आपके किससे, तो याद रखिएगा लंगा जाति से, ठीक है। पुंगी जो है वो आपको याद रखना है, हाँ पुंगी जो है वो है आपके कालबेलिया जाति से। किससे है, कालबेलिया जाति से, याद रखिएगा। हाँ, और कामायचा जो है वो है मांगनियार, ठीक है। और रावण हत्ता जो है वो है आपके भोपों से संबंधित। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। आप ईओ और आरओ के भरोसे मत रहना कि उसमें जैसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में वैसे आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए संगणक का ये पेपर इस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मिलान हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारंगी हो जाएगा लंगा, पुंगी हो जाएगी आपके कालबेलिया, कामायचा हो गया आपके मांगनियार, और रावण हत्ता हो गया भोपे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। पूछा जा रहा है राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा किसका है। देखिए ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इनका जो विस्तार है वो आपके कोटा और झालावाड़ जिलों में है। जिला पूछे तो कोटा झालावाड़ है, राजस्थान का क्षेत्र पूछे तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां मैदानों का भाग नहीं है, बल्कि कौन सा है, विंध्यन की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ लिपनेर है, एक तरफ लाभान्वित जिले हैं और सुमेलित नहीं है। देखिए डॉक्टर करणी सिंह लिपनेर जोधपुर और बीकानेर सही है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर ये भी सही है। पोखरण वाली जो है डॉक्टर जयनारायण, वो जैसलमेर और जोधपुर ये भी सही है, ए बी सी सही है। वीर तेजाजी जो है ये नागौर और जोधपुर के लिए नहीं है, ये केवल एक ही जिले के लिए है, वो जिला है बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सामने क्या था, सुमेलित नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। वही राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, नेशनल जीवाश्म पार्क, या आप बोल दें आकलवुड फॉसिल्स पार्क। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर के अंदर, ये कहां पर है, ये याद रखना है जैसलमेर में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है। हाड़ौती जो प्रदेश है ना, उसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार उसी मिट्टी का नाम क्या है, वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ ये बड़ा बिल्कुल कूट से पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से। देखिएगा भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है क्या। आप कहेंगे सर भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, ये तो गलत है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल 1055 जिसकी
ऊंचाई है और ये शिखर के अंदर है, यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है। ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जिसका उल्लेख आप महाभारत में भी देखते हैं और उसका उल्लेख आप महाभाष्य में भी देखते हैं, दोनों में। ऑप्शन है आपके सामने, विराट यानी कि बेराट, दूसरा ऑप्शन है मध्यमिका यानी कि नगरी, तीसरा ऑप्शन है आपके रेड, और नंबर 4 है आपके कंक्रोट। 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने दे रखा है विराट नगर यानी कि बेराट। याद रखिएगा, ये जो विराट नगर और जो बेराट है, इसका उल्लेख जिसमें आप पढ़ते हैं वो है महाभारत। अभी आपने देखा होगा हाल ही के अंदर एग्जाम हुआ था ईओआरओ का, उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था या फिर कहाँ पर गुजारा था, वो स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा विराट नगर यानी कि बेराट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह नगर जहां पर महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा या व्यतीत किया, वो स्थान, तो आपको याद रखना है उसका आंसर है आपके विराट नगर यानी कि बेराट। ये विराट नगर यानी कि जो बेराट है, ये कहां पर है, तो आपको याद रखना है जयपुर में। कहां पर है ये, जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है बाणगंगा नदी के किनारे। अच्छा, ये जो विराट नगर है, याद रखिएगा ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। ये क्या है, याद रखिएगा मत्स्य जनपद की राजधानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में राजस्थान में उल्लेखित जनपद कौन सा है, तो आपको याद रखना है मत्स्य जनपद। कुल 16 महाजनपद है ना, उसमें से एक है ये, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो विराट यानी कि जो बैराट है, इसकी खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि विराट यानी कि जो बैराट है, इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो 2 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। एक तो है आपके कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, और दूसरे हैं याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नील रतन बेनर्जी। दूसरे कौन है, तो याद रखिएगा नील रतन बेनर्जी। ठीक है, इसके अलावा विराट यानी कि जो बैराट नगर है, यहां से हमें भीम डूंगरी मिली है। यहां से हमें क्या मिली है, याद रखिएगा भीम डूंगरी। हमें यहां से बिज्जक की पहाड़ी मिली है, और यहीं से हमें याद रखिएगा महादेव यानी कि गणेश डूंगरी मिली है। महादेव यानी कि गणेश डूंगरी। और एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि निम्न में से वह स्थल जहां से राजस्थान के अंदर गोल चैत्य मंदिर के अवशेष मिलते हैं, तो याद रखिएगा वो विराट यानी कि बेहराट। ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से वह नगर जहां से गोल चैत्य मंदिर के उल्लेख हैं, विराट यानी कि बेहराट नगर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, मध्यमिका यानी कि नगरी। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी। और ये मध्यमिका यानी कि नगरी वर्तमान के अंदर किस जिले में है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप एक जनपद पढ़ते हैं जिसका नाम है सीवी जनपद, और ये जो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद की जो राजधानी है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा मध्यमिका यानी कि नगरी। इसीलिए आप पढ़ते हैं यहाँ पर कि वर्तमान के अंदर ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और मध्यमिका जो नगरी है, इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में भी है, और आपको याद रखना है किसके अंदर है, महाभाष्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। सी में दे रखा है रेड। रेड एक सभ्यता है, याद रखिएगा, जो कि आपके ढील नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा ढील नदी के किनारे। किस जिले में है, तो याद रखिएगा टोंक के अंदर। और रेड सभ्यता को आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा
प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड सभ्यता, टोंक, ढील नदी के किनारे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपको अभिलेख, अभिलेख, अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है आपके लिए, यहां से आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, बताइएगा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घटियाला अभिलेख ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। सी है बुचकेला अभिलेख। और नंबर 4 है गोसुंडी अभिलेख। तो आपको याद रखना है ऐसा वह अभिलेख जिसमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि होती है वो है आपके गोसुंडी अभिलेख। ये जो गोसुंडी अभिलेख है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम जिसके द्वारा पढ़ा गया वह है डॉक्टर D.R. भंडारकर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अच्छा पूछा जाए ये जो गोसुंडी अभिलेख है इसकी लिपि कौन सी है, तो आप याद रखिएगा जिस लिपि में ये लिखा गया है वह है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। ये जो गोसुंडी अभिलेख है, गोसुंडी कहां पर है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। और आप सब जानते हैं कि ये अभिलेख जहां पर है वहां पर एक बावड़ी है जिसका नाम है गोसुंडी बावड़ी। और इस गोसुंडी बावड़ी का जो निर्माण है वो याद रखिएगा मेवाड़ के जो महाराणा है रायमल, इस रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी, उसके द्वारा करवाया गया। और आप सब जानते हैं कि रायमल और श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो आवड़ बावड़ की संधि के तहत हुआ था। आवड़ बावड़ की संधि बताइए किन 2 रियासतों के मध्य हुई थी? चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार कालीन में निर्मित मंदिरों को चुनिए। ऐसे कौन से मंदिर हैं जिनका निर्माण जो काल है वो प्रतिहार कालीन रहा है? ऑप्शन 1 कह रहा है कि आहड़ का आदिवराह मंदिर। आहड़ का आदिवराह मंदिर यानी कि ये कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आहड़ का आदिवराह जो मंदिर है ये कहां पर है, किस जिले में है? तो याद रखिएगा उदयपुर में। ये सही है, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। दूसरा है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी सही है, और ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा दौसा में। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? याद रखिएगा दौसा। तीसरा है आपके राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर। याद रखिएगा राजौरगढ़ का जो नीलकंठ मंदिर है ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा अलवर के अंदर, और ये भी एक प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, अगला है आपके ओशिया का हरिहर मंदिर। याद रखिएगा ओशिया का जो हरिहर मंदिर है ये आपके किस जिले में है? तो जोधपुर के अंदर, और ये भी एक क्या है? याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर। यानी कि ये चारों ही जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं वो चारों चारों आपके क्या है? याद रखिएगा प्रतिहार कालीन मंदिर। इसके अंदर ओशिया के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये जो ओशिया है इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? याद रखिएगा भुवनेश्वर। ठीक है, क्योंकि ओशिया का सूर्य मंदिर भी तो प्रसिद्ध है इसीलिए। और ये जो ओशिया है याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है आप याद रखिएगा उपकेश पाटन या उपकेश पटन, एक ही बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आभानेरी दौसा आप सब जानते हैं कि यहाँ की एक बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है आपके चांद बावड़ी।
कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो चांद बावड़ी है वो दौसा के अंदर भी है और एक चांद बावड़ी आपके जोधपुर के अंदर भी है, ये भी आप याद रखिएगा। आहड़, आहड़ एक स्थल है और वैसे भी आप जानते हैं कि आहड़ जो है इसे महाशक्तियों का टिल्ला भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ वालों का जो है वो यहाँ पर क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर मेवाड़ शासकों की जो छत्रियां हैं वो हाड़ उदयपुर में बनी हुई है और यहाँ पर सर्वाधिक सत्य हुई है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? महासत्यों का टिल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऐसा कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट, मुन्नी सुंदर सूरी, मुन्नी जिन विजय सूरी या नाथा? देखिए, कुंभा आप सब जानते हैं कि इतिहास में वे शासक हुए हैं जिन्हें सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है। लगभग इनको 108 उपाधि है और इसका जो उल्लेख है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है, जिसके लेखक आपके अत्रि और कवि महर्ष हैं। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि इनके दरबार में कौन नहीं था? टिल्ला भट्ट थे, मुन्नी सुंदर सूरी थे, नाथा तो आपको पता ही है थे। जो नहीं थे वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मुनि जिन विजय सूरी, याद रखिएगा। लेकिन कुंभा से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, एक क्वेश्चन इनकी उपाधियों से बनता है, याद रखिएगा। अक्सर जो उपाधि है वो डिटेल में देकर पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा को संगीतज्ञ का ज्ञान होने के कारण इतिहास में इन्हें क्या कहा गया है? तो आप याद रखेंगे कि संगीतज्ञ होने के कारण इतिहास में इन्हें क्या कहा गया है? अभिनव भट्टाचार्य। ऐसा पढ़ते हैं ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा को पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण किस उपाधि से नवाजा गया है या फिर क्या कहा जाता है इसे, यह आप बता देना। ठीक है, अच्छा कुंभा से अगला और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो वो क्वेश्चन बनता है इनकी रचनाओं से इंपॉर्टेंट। जैसे कुंभा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो है आपके सामने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, चंडी शतक, चंडी शतक। एक याद रखिएगा, इन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया और गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो है जयदेव। इसके अलावा कुंभा ने, याद रखिएगा, एक रचना की थी जिसका भाग कहलाता है राजवर्णन। वो कौन सी रचना की थी कुंभा ने? कुंभा की वह रचना जिसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, कौन सा है? जरा कमेंट करके बताइए। तो कुंभा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 5 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल जो है वो कहाँ की है? देखिएगा, चित्रकला से आपके आरएस प्री हो या मेंस, आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो आपके चित्रकला से रिलेटेड मिल सकता है, वो आपके लोक नाट्य से संबंधित मिल सकता है। जैसे देखिए आपके सामने है अली बख्श ख्याल। ख्याल की यदि चर्चा करते हैं तो देखिएगा प्री के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके डायरेक्ट वन लाइनर है। जैसे लच्छी राम का संबंध किस ख्याल से है? तो आप सब जानते हैं कि लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामणी ख्याल से है, डायरेक्ट बनता है। या फिर ख्याल देके नाम पूछ लेता है, जैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि शेखावटी ख्याल है, इसके प्रवर्तक कौन है, ऐसे पूछ लेता है वो। अब यहां पर है अली बख्शी ख्याल। देखिए अली बख्शी जो ख्याल है इसके जो परिवर्तक हैं वो है स्वयं अली बख्श। और ये ख्याल कहाँ की है? तो ए से अली बख्श और ए से अलवर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3 नंबर। अच्छा, जैसे आपके तुरा कलंगी ख्याल है, अब कई बार स्थान के बजाय वो इनका अर्थ पूछ लेता है।
अब जैसे ये तूरा कलंगी जो ख्याल है, ये आपके मेवाड़ की प्रसिद्ध है, यानी कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। लेकिन वो कई बार पूछ लेता है इसमें तूरा का तात्पर्य क्या है, तो याद रखना तूरा का तात्पर्य है शिव और कलंगी का तात्पर्य क्या है, पार्वती। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। पूछने के तरीके बता रहा हूं। यहां पर इन्होंने ख्याल देकर स्थान पूछा, व्यक्ति देकर ख्याल पूछ सकता है, ख्याल देख के व्यक्ति का नाम पूछ सकता है, ख्याल देख के उनका अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 नंबर। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। अब ये जो संकरिया नृत्य है आपके सामने, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है कालबेलिया, भील, शहरिया या फिर तहरे ताली। देखिएगा ये जो संकरिया नृत्य है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो संकरिया नृत्य है आपके, ये लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा पर, प्रेम कथा पर आधारित है, याद रखिएगा। ये जो संकरिया नृत्य है, ये जिस जाति से संबंधित है वो है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के याद रखिएगा टोटल 4 नृत्य हैं। कौन कौन से, इडोनी, पणिहारी, संकरिया और बांगड़िया। तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है कि निम्न में से वह नृत्य जो कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है, 3 इनमें से और चौथा कोई ऑप्शन और दे देगा। या फिर जैसे आपके सामने पूछा गया, नृत्य का नाम देके पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो कालबेलिया जाति से। कई बार इनमें से डिटेल से पूछ लेता है, जैसे कालबेलिया जाति द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो याद रखिएगा बांगड़िया नृत्य। जैसे कालबेलिया का प्रेम कथा पर आधारित नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा शंकरिया नृत्य। या डायरेक्ट इनमें से पूछ लेगा, निम्न में से वह नृत्य जो पति धर्म पर अटल रहने से संबंधित है, याद रखिएगा पणिहारी। ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप एक कमेंट करके बताइए कि कालबेलिया जाति का वह नृत्य जिसके अंदर कपड़ों का एक बहुत बड़ा आकर्षक होता है, जिसके अंदर कपड़े बड़े आकर्षक होते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े और उन पर सफेद कलर के माणिक या मोती लगे होते हैं, वो कौन सा नृत्य, ये कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा कालबेलिया जाति की बात हो रही है तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, याद रखिएगा गुलाबो, एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार है। आप कहेंगे सर ये कालबेलिया जो नृत्य है, आप कहेंगे सर इसको 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है, वो भी अमूर्त रूप से। अगर लिखने का भी आए तो भी आप लिख सकते हैं इनके 4 नृत्यों के नाम, इनकी स्पेशल विशेषता कि इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर 2010 में शामिल किया गया है, वो भी अमूर्त रूप में। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है। इन्होंने इन नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ख्याति यानी कि प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, और फिर इन नृत्यों के बारे में एक लाइन। ठीक है, अच्छा ये भी कालबेलिया जो नृत्य है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा उदयपुर संभाग, उदयपुर क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन